Good afternoon, guys. Welcome to our channel. I hope you all are good. So, we are going to start the failure principles of theory. मैंने आपको कल कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे जो मैंने आपको क्लियर करे थे. यूनिटी पहला था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, राइट. सेकंड था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट मैंने आपको करवाया था डिसिप्लिन, राइट. नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस करवाया था. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट. एंड नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. लास्ट तक मैंने आपको यहाँ तक क्लास में करवा दिया था, राइट. नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है. उसको जल्दी से 7 जो हमारे रह गए थे वो एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या है और क्या आपको इसमें जो है वो रह गए, वो हम लोग एक बार उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है. तो जो हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है ना, वो क्या है. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. किसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन? जो डिसीजन करता है, जो डिसीजंस लेता है. सपोज अगर एक पर्सन है, ठीक है, मैं इसको एक बार एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ. एग्जांपल देखो, अगर ये मेरे पास एक ग्रुप, एक ये 3 लोग का ग्रुप है, ठीक है. ये 3 लोग हैं, इनका एक ग्रुप है. ये 3 लोग हैं, इनका एक ग्रुप है, ठीक है. ये 3 लोग हैं, इनका भी एक ग्रुप है. ये 3 लोग हैं, इनका भी एक ग्रुप है. अब ये जो है ये तीनों ग्रुप्स, ठीक है, ये चारों ग्रुप, इनके बीच में जो है ना एक पर्सन है, वो सारी की सारी क्या लेता है, पावर उसके हाथ में होती है. सारी की सारी पावर जो है वो इसके हाथ में होती है, ठीक है. किसके हाथ में होती है? बीच वाले पर्सन. और उसी को वही एक पर्सन होगा जो कॉन्स्टेंट ऑथोरिटी में पार्ट लेगा. वही एक ऐसा पर्सन होगा, वही सारी की सारी पार ले रहा होगा, वही डिसाइड करेगा. उसको क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन. वही बंदा डिसाइड करेगा कि सबने करना क्या है, वही बताएगा कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, वही हर चीज़ को डिसीजंस लेगा. उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन, ठीक है. आगे देखो क्या बोला है उसने. वेयर इज इट एट डिस्पर्सल अमंग मोर देन 1 पर्सन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. जो एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा जो जिन्होंने ग्रुप्स बांटे हुए हैं, एक इधर से पर्सन है, एक इधर से पर्सन है, से ग्रुप्स को ग्रुप ही है उनके पास, किसी सब एक एक पर्सन, हर ऑथोरिटी जो हमारे उसमें क्या होता है सेंट्रलाइजेशन में, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल डिसाइड करता है. टॉप लेवल डिसाइड करता है हर चीज़ को, पावर उसी के हाथ में. सपोज अंबानी है, अंबानी के पास सारी पावर है, वो सबको बताएगा कि किसको क्या करना है. डिसीजंस कौन लेगा? अंबानी लेगा, ठीक है. अब यही बात डिसेंट्रलाइजेशन में अगर हम लोग अंबानी को ले, तो अंबानी ना तीनों लेवल में बांट देगा, टॉप भी, मिडल भी, लो भी. मतलब सबको थोड़ी थोड़ी ऑथोरिटी दे देगा,
सबको ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे देगा, वो अपना मैनेजर्स के अंदर अकॉर्डिंगली वो सबको बता देगा कि तुम थोड़ी थोड़ी ऑथोरिटी ले सकते हो, तुम डिसीजंस बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अंबानी ने क्या करा, अंबानी ने कहा, यहाँ पे देखो, अंबानी ने क्या करा, अंबानी ने कहा कि वो हर चीज़ को क्लियर करेगा। ठीक है, कैसे, ये देखो, ये अंबानी है, अंबानी है, ठीक है। अंबानी जो था वही सेंट्रलाइजेशन में उसके पास पावर थी। सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ अंबानी ही डिसीजंस ले सकता था। डिसेंट्रलाइजेशन में अंबानी ने अपने मैनेजर्स को 3 पार्ट में बांट दिया, टॉप, मिडल, लो लेवल। अंबानी ने अपने जितने भी मैनेजर्स थे, टॉप में जो थे, मिडल में जो थे, लोअर में जो थे, सब पे उनको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे दी कि वो काम करेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब उसने बांट दिया काम को। मोर देन 1% इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, उसे बांट दिया। अब according to Fayol, there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with manager retention of the final through centralization. ठीक है, अब फ्योल क्या कहते हैं कि दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट, इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सारे के सारे मैनेजर रिटेंशन फाइनल अथॉरिटीज थ्रू सेंट्रलाइजेशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप काम जो कर रहे हो, आप एक चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, चाहे आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको पता चलता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत डिसेंट्रलाइजेशन होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, मैंने जैसे आपको बताया अंबानी है, वो क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करता है बड़ी बड़ी कंपनी में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर उसको क्या हो रहा है, वो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके ऑलरेडी बंदे उसने बिठाए हुए हैं, उसने ऑलरेडी अपने बंदों को बिठाया हुआ है। ये नहीं कि सारा का सारा अंबानी कर रहा है, नहीं। टॉप लेवल में जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, सारे डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं, सारे के सारे। और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रलाइज होते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही पर्सन ने पता है कि हाँ, एक ही बंदा पावर है, वही हर चीज़ को ऑथोरिटी करेगा, हर चीज़ को डिसीजंस वही लेगा। तो सेंट्रलाइजेशन नॉर्मली की बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्केलर चेन, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये कंसिस्ट किसको करता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नॉन एज स्केलर चेन। जो हाईएस्ट से लोएस्ट तक आते हैं ना, लोएस्ट रैंक तक आते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर चेन। एक फॉर्मल लाइन बनती है ऑथोरिटी की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्योल, अगर फ्योल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चले, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ ऑथोरिटी। एक चेन बनी होनी चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट भी कर सके और अथॉरिटी भी उनको मिल सके। रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक को सबको अथॉरिटी और कम्युनिकेशन करने का मौका मिले। एंड शुड बी फॉलो बाय मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट। फॉलोड कौन करेगा, मैनेजर्स हर चीज़ देखेंगे, सबऑर्डिनेट्स उनको देखेंगे कि कैसे वो लोग अथॉरिटीज़ कर रहे हैं ढंग से, टॉप से लो लेवल तक, टॉप से बॉटम लेवल तक वो हर चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उन चीज़ को वो लोग देखते हैं। कंसीडर, एक हेड है ए, उसे 2 लाइन्स बनाए। यहाँ पे देखो, एक हेड है यहाँ पे ए, उसने 2 लाइन्स बनाई, उसमें BCDEF डाल दिया, LMNOP डाल दिया एक तरफ। ठीक है, हेड कौन हुआ, अनदर लाइन ऑफ 3 अंडर ए इज LMNOP।
राइट। ये जो हमारी ई से ओ तक जा रही ना, ये गैंग प्लैंग है। गैंग प्लैंग कम्युनिकेट कर रहे एक दूसरे के साथ, सेम लेवल ऑफ ऑथोरिटी है ना सबका, तो ये क्या हुआ, एक गैंग प्लैंग हुई जो सेम लेवल पे वो लोग कम्युनिकेशन कर रहे। ठीक है, EDCBALMNO, ठीक है, ये सब क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन हुआ ड्यू टू स्केलर चेन। ठीक है, क्लियर है, गैंग प्लान, जिससे ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर किसी को इधर से इमरजेंसी आ जाती है, अगर डी को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो किससे कम्युनिकेट कर सकता है, अगर इधर से कोई वो है तो वो एन से जाकर कम्युनिकेट कर सकता है। अगर सी को कोई इमरजेंसी आ रही है तो एम से जाकर वो कम्युनिकेट डायरेक्ट जाकर कर सकता है। एफ को आ रही है तो एफ जाकर डायरेक्ट पी से कम्युनिकेट कर सकता है। ये होते हैं हमारे के सारे वो शॉर्टर रूट, जिससे अगर हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, हम लोग किसी सीईओ से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली जो हमारी इस गैंग प्लान है, इसके थ्रू अगर हम लोग चल लेंगे तो इससे कम्युनिकेशंस हमारी ईजी हो जाएगी। ये नहीं है कि आप टॉप लेवल से हाईएस्ट हम कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे हमें उनको भी सीखने को मिलेगा। वर्कर्स कभी कभार डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते सीईओ कंपनी के से, ये लोग क्या करते हैं, फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर, डायरेक्टर से जाकर डायरेक्टली उनके इमरजेंसीज के साथ काम कर लें। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभार कि आप सीधा सीधा डायरेक्ट सीईओ के पास चले जाओ, नहीं, आप किसके पास जाते हो, एचआर के पास जाते हो या मैनेजर के पास जाते हो, राइट। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है एनसीईआरटी, अगर वैसे तो हर बुक्स पे बना होगा, संदीप गर्ग और भी हैं बुक्स, तो सुभाष गर्ग, ये सब, तो इन सब में भी आपका बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, people and material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency। अब फ्यूल क्या कहता है, ऑर्डर के टाइम पे पीपल एंड मटेरियल्स जो है सुटेबल प्लेस होने चाहिए, एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। सपोज अगर मैंने एक काम दिया, ठीक है, एक स्टूडेंट को, अब वो स्टूडेंट उस टाइम पे उसी क्लास में होना चाहिए, ये नहीं कि वो कहीं और है। ठीक है, मैंने उसको बोला कि उसको बुला कर लाओ और कुछ काम है, तो वो एप्रोप्रिएट टाइम पे वो सुटेबल होना चाहिए उस जगह पर। ठीक है, ये नहीं कि अगर मैं कुछ ऑर्डर दे रही हूँ, ये नहीं कि आप हर चीज़ को दूसरे बेसिस पे कर रहे हो, फिक्स प्लेस होनी चाहिए एवरीथिंग के लिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑफिस पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मैनेजर ने उस एम्प्लॉय को बुलाया है तो वो बंदा उस जगह पे होना चाहिए, एप्रोप्रिएट सुटेबल प्लेस एट एप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, उसको उस जगह पे अवेलेबल होना ज़रूरी है, इसलिए ऑर्डर दिए जाते हैं, राइट। यही बताया है कि इसके अंदर एक मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी ज़रूरी है। आप ऑर्डर तो दे लो, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, क्या बोलते हैं, प्लेस फॉर एवरीथिंग, सबके लिए प्लेस है, एंड एवरीथिंग इन हर और हिज प्लेस, हर किसी को अपनी अपनी जगह पर होना चाहिए। इट मीन्स ऑर्डरलीनेस, देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इज प्रेजेंट दियर, उसको फिक्स प्लेस दी है, वहाँ पर सबको दी है, वो वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए कि ये एक्टिविटी है वो है, नहीं, उस चीज़ को हिंड्रेंस नहीं करना, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और एफिशिएंसीज को बढ़ाना। एनी डाउट? ठीक है, तो ऑर्डर आप लोग को उस टाइम पे अवेलेबल होना ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट टाइम, सुटेबल प्लेस, वो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए, नहीं, सबके लिए। ओके, इक्विटी, good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible। इक्विटी बनी हुई है, देखो सब यूनिटी बनाकर बैठे, इक्विटी है इनके पास,
गुड सेंस है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, फेयरनेस एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरी है कि ट्रीट ऐसे अगर फेयरली करेंगे तो ईजिली इक्विटी बनती है। अगर आप लोग काम ही ढंग से नहीं करोगे, इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दोगे किसी को, तो काम क्या हो पाएगा, यूनिटी हो पाएगी? अगर आप किसी को कुछ इतना किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, सेक्स रिलीजन से, कास्ट से उसको डिफरेंस कर रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। उसके लिए उसकी इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उसके रिलीजन से कर रहे हो, किसका रिलीजन ये है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी सेक्स ये है, उसकी कास्ट ये है, तो गलत। सबको क्या होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। इंडिया का एक बॉर्न है CEO रजत गुप्ता, हेड है मल्टीनेशनल कंपनी का MC किंसी। लेटली वो इंडिया में अमेरिकन अरुण सारिन हैज़ बिकम ए CEO वोडाफोन लिमिटेड का ब्रिटिशर टेलीकॉम है। वो सबके साथ अगर इक्विटी बनाकर चलेगा तो उसका काम ईजिली होगा। फियर होगा कि हाँ मैं ये काम अच्छे से कर रहा हूँ तो इक्विटी बनी हुई है, राइट। तो इक्विटी ही होनी चाहिए मैं, ठीक है। इक्विटी नहीं होगी, अगर आप किसी के साथ किसी को डिफरेंस करोगे तो गलत। इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैनेजर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, ठीक है, चाहे वो वर्कर हो, तो इसके लिए इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या बताती है, पर्सन शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्रेस प्रोसीजर। ये क्या बताती है, जो पर्सन होते हैं शुड बी वो सेलेक्टेड करते हैं, ठीक है, एंड अपॉइंट करते हैं कि उनका प्रोसीजर क्या है। बट वेल सेलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट। अगर उनकी फिक्स्ड हो जाती है, वो सेलेक्टेड हो जाते हैं उनके पोस्ट के अकॉर्डिंगली पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेनर, उनका एक मिनिमम फिक्स्ड हो जाता है कि हाँ ये इस पोजीशन पे है। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट। उनको पता होता है कि उसने इस टाइम पर हमें अपना रिजल्ट को शो करना है, ठीक है। एम्प्लॉयज टर्न ओवर हो जाते शुड बी मिनिमाइज, कि आपको मिनिमाइज करना है, मेंटेन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसीज को। उस चीज़ को वो क्या करते हैं, कभी कभार इंस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटीज करते हैं, इनसिक्योरिटीज मानने लग जाते हैं, टेंड करने लग जाते हैं कि हाँ टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ने लग जाते हैं। रिक्रूटमेंट सेलेक्शंस, ये बहुत, ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई, बहुत कर देते हैं, तो ये हमारे स्टेबिलिटीज़ के लिए। टेनर मीन्स, टेनर था ना अभी वर्ड, फिक्स टेनर, इनकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी फिक्स हो जाती है। ट्रेन करते हैं ना हम लोग एम्प्लॉयज़ को कि हाँ ये अपने ट्रेनिंग्स को बढ़ाएंगे, अपने इनकरेज करेंगे कि हाँ इनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट्स देंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन होना ज़रूरी है। अगर आप सेलेक्टेड हो गए हो, अपॉइंट हो गए हो, तो उसके लिए अगर आप सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है, उस पोस्ट के लिए, तो आपको उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको उस चीज़ के लिए डेवलप भी होना पड़ेगा एनी टर्म रीजनेबल टाइम पर। उसके बाद आपको अपना रिजल्ट खुद ही शो हो जाएगा कि हाँ आपने कितना सीखा है कितना नहीं। ओके, ये सबको पता होता है कि हाँ एक टाइम पर आकर हर कोई क्लियर हो जाता। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। इट मीन्स दैट टेकिंग, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, हम लोग सेल्फ मोटिवेशंस करते हैं। अ गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेशन system whereby initiative suggestion will result in substantial cost, their time reduction should be rewarded। ठीक है, जो गुड कंपनीज होती है ना एम्प्लॉयज़ के लिए सजेशन देती है, इनको इनिशिएटिव्स बनाती है कि हाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि हाँ अगर आप और कुछ और काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, आपको ट्रिप दी जाएगी, आपको या कुछ भी रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, अवार्ड रिवॉर्ड आपको हर चीज़ के लिए आपको आगे आकर ये प्रॉपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए क्या दी जाएगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन दी जा रही है कि आप अपने लिए ही कितना कुछ कर सकते हो। आपको इसके लिए आपको ट्रिप्स मिल रहे हैं, इनिशिएटिव्स मिल रहे, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, ठीक है, अब रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो हर चीज़ आपको मिल रही है। तो इसके लिए क्या है, ये इनिशिएटिव। तो सेल्फ मोटिवेशन इसी से बंदा हो जाता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे इस बेसिस पे मुझे ये सब
ट्रिप्स भी मिल रही हैं, और क्या मिल रहा है, ट्रिप्स मिल रही है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये सब मुझे जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को अपना काम अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, एक अच्छा, हर कोई कंपनीज यही चाहती है कि हाँ मैं अपना काम अच्छे से करूँ, रिवॉर्ड्स लूँ। ठीक है, स्पिरिट द कॉप्स। स्पिरिट द कॉप्स क्या बताते हैं, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट में, टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी और हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक टीम स्पिरिट नहीं होएगी तब तक कोई भी काम पर्सन नहीं कर सकता है। मैनेजर शुड रिप्लेस आई एंड बी इन ऑल हिज कन्वर्जेशन। मैं और आप सब एक कन्वर्जेशन में वर्कर्स के साथ एक टीम स्पिरिट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक अंबानी है, अंबानी ने अपनी टीम स्पिरिट बांटी हुई है कि हाँ ये टीम है, अब इस पर्सन इधर इधर काम कर रहे हैं कि हम सब इधर काम कर रहे हैं, तो एक टीम स्पिरिट है। ठीक है, टीम स्पिरिट है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, टीम में काम करोगे तो उतना टीम वर्क प्रमोट होता रहेगा। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क, प्रमोट करता है मैनेजमेंट स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क ही चलता है, बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज। अदरवाइज अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव के पीछे रहोगे तो डिफिकल्ट होगा। अगर आप टीम वर्क में काम करना शुरू कर दोगे, एक यूनिटी बनाकर काम करना शुरू कर दोगे, तो आपको ईजी रहेगा कि हाँ आप काम कर सकते हो। ठीक है, इससे आपकी पेनल्टीज भी कम हो रहेगी, आप म्यूचुअली ट्रस्ट भी करोगे, बिलोंगिंगनेस भी रहोगे, तो इससे आपकी काम भी क्लियर हो जाए। तो स्पिरिट द कॉप्स क्या बताते हैं, यूनिटी बनाना। यूनिटी किस चीज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। एम्प्लॉयज़ के साथ यूनिटी होगी तो हम लोग काम ईजिली कर लें, डिफ़िकल्ट नहीं होगा हमारे लिए। अगर हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा तो फिर हम अकेले नहीं कर सकते। हम लोग इससे अच्छे कि हम लोग यूनिटी टीम वर्क में काम करें तो बेस्ट रहेगा। एक मैनेजर यही चाहते हैं कि हाँ टीम वर्क में मेरे साथ काम करेंगे तो मेरे लिए भी ईजी रहेगा कि हाँ मैं उनको क्लियर कर दूंगा, अगर उनको वो मुझे कुछ चीज़ों के लिए क्लियर कर देंगे। मैनेजर्स भी ये होते हैं ना कि हाँ कुछ चीज़ें उनको नहीं आती, हम लोग एम्प्लॉयज़ को जाकर क्लियर कर देते हैं। एनी डाउट? ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक का था, हमारे ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे F.W. टेलर, जो हम लोग लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का रह गया। ये ख़त्म होने के बाद प्रॉपर हमारा ये टेलर का जो है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर आप लोग, मैंने आपको बताया था, मैं भी टेक्निक्स मैंने कल बताए थे ना, टेक्निक्स पढ़ेंगे। और कल मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इसके प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ साइंटिफिक बात ही बताऊंगी जो हमें पढ़नी होंगी। 4 हैं वो हम लोग पहले क्लियर करेंगे, देन हम लोग उसके टेक्निक्स पढ़ेंगे। 4 ही हैं, इसे टेक्निक्स ज़्यादा दिए हैं और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो उसे 4 दिए, तो हम लोग टेक्निक्स बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्निक्स भी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो देख लेंगे कि कैसे कैसे होती है, तो जैसे जैसे होती रहेगी मैं आपको वो करवा दूँगी, क्लियर कर लेंगे। इसको भी 2-3 दिन में चैप्टर ख़त्म कर फिर हम लोग आगे इसकी जो भी केस स्टडीज़ हैं, हमारे ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे अब तक में, और बहुत जल्दी। इसके साथ साथ अभी मैं इतना जल्दी नहीं भगाऊंगी, जितने चैप्टर्स आपके आने हैं यूनिट टर्म 1 में, मे बी टर्म 1 के अकॉर्डिंगली आपके बांटे गए हैं। एक 1 होगा आपका और टर्म 2 होगा। ठीक है, टर्म 2 में तो आपका पूरा बोर्ड ही है, ठीक है, तो उस पर कोई वो नहीं है। टर्म 1 में जो होगा ना आपका टर्म 1, वो हम लोग पहले उसी की रिवीजन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, टर्म 2 के अकॉर्डिंगली तो हम लोग आने सारे चैप्टर्स हैं रिवाइज फिर से करेंगे, पर अभी टर्म 1 की अकॉर्डिंगली चलेंगे। अभी मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं भगा रही हूँ। आज हमारा ऑलमोस्ट आज 18 है, तो ऑलमोस्ट हमारे 2 चैप्टर होने वाले हैं,
2025, मतलब इस मंथ में हम लोग सेकेंड चैप्टर तक ही रहते हैं. नेक्स्ट मंथ से हम लोग थर्ड पे चलेंगे. देखते हैं अगर जैसे हो पाता है उसका अकॉर्डिंगली. थर्ड तो बहुत ईजी है, जो जो आएगा आपको वो मैं एक बार क्लियर कर दूँ. ओके गाइज, सो अभी मैं जो आपकी फर्स्ट वीडियो इसकी एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वो एक बार देख लेना. आपके पूरे के पूरे 14 हेलर्स के जो फेलर के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो आप लोग हेनरी फ्योल के देख लें. ओके, थैंक यू.